नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन लगातार समाचारों में विद्युत की और दवाइयों की क्वालिटी जांच आदि के विषय में समस्याएं उभर रही हैं। प्रश्न यह है कि देश के सम्मुख जो भी समस्याएं प्रकट हो रही हैं वो राजनेताओं के नियंत्रण में आती नहीं दिख रही है। संभवतः भारत की समस्याओं का हल वैज्ञानिक ही दे सकते हैं। इस प्रकरण में हम मिलते हैं पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय, जो पूर्व में गोरखपुर विश्वविद्यालय कहलाता रहा है, वहाँ के सक्रिय कर्मठ रसायन शास्त्री डॉक्टर सोम शंकर दुबे से मुलाकात कर रहे हैं, जिनसे भारत की उभरती समस्याओं और उनके हल के उपायों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। हर समस्याओं का एक न एक हल है और वैज्ञानिक हल सबसे बेस्ट तरीका है। हम इसको देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, जब हरित क्रांति हुई थी तो उस समय, उससे पहले, हरित क्रांति से पहले जो था कि हम खेती करते थे, लेकिन वो खाली अपने खाने पीने की ही जमीन से पैदा होता था। उसमें खाद का, ट्रैक्टर का, मॉडर्न प्रोसेसिंग की कोई भी चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसके कारण से वो हमारा सेल्फ डिपेंडेंस नहीं हो पा रहा था। अन्न तो पैदा होता था लेकिन कम होता था। लेकिन बाद में जब हम टेक्निक्स का यूज़ करने लगे, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने लगे, तो आज हम आत्मनिर्भर हैं और दूसरे देशों को भी चीज़ें दे रहे हैं। उसी तरीके से आज हमारी बिजली की बात हो या पावर स्टोरेज की बात हो या ड्रग स्टोरेज, ड्रग डिलीवरी या ड्रग प्रिपरेशन, इन सब की एक ही हल है वैज्ञानिक। राजनेता या सरकार जो भी है वो एक मदद कर सकते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, लेकिन काम तो वैज्ञानिकों को ही करना पड़ेगा। और हमारे देश के युवा लोग जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट से साइंस के एजुकेशन को लें और सारे प्रॉब्लम्स को वो एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सर, जिस तरह का जो है विश्वविद्यालय में जो है पढ़ाई को लेकर जो है और बच्चों को लेकर जो है उनको वो शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो देश में जो है नए नए इक्विपमेंट बनाकर लोगों तक पहुंचाएं और देश में अपनी भागीदारी निभाएं। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, हमारे जो युवा हैं वो आ रहे हैं, अब साइंस के एजुकेशन में वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वो भी टेक पढ़ रहे हैं, टेक डिग्रीज को हासिल कर रहे हैं, बीएससी साइंस एजुकेशन में, एमएससी में जा रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी भी थोड़ी कमी है। अभी भी हमारे देश के जो युवा हैं वो और तरीके के एजुकेशन से छोड़ के साइंस एजुकेशन में आए, क्योंकि साइंस ही हमारा अब उज्जवल भविष्य को डिसाइड करता है, भविष्य देगा वही। क्योंकि हर चीज़ अब साइंटिफिक हो गया है। हम हर चीज़ को देखते हैं, परखते हैं और उसके भीतर कौन सा सूत्र बैठा हुआ, उस सूत्र को समझ के उसे और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहले आपने देखा होगा पेट्रोल कहा जाता था कि 2000 तक खत्म हो जाएगा, और अब समझ में आ रहा है कि कम से कम 40-50 साल और चल जाएगा पेट्रोल। तो ये पेट्रोल बनाने की तकनीकी में हमने काफ़ी कुछ बदलाव लाए हैं, निकालने के तकनीकी में काफ़ी बदलाव लाए हैं, और जहाँ जहाँ से सोर्स हैं उन सोर्स में भी हमने काफ़ी बदलाव लाए हैं। ये नहीं कि कुआं खोद के ही हम लोग कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। अब तो पहाड़ों के बीच में, दरारों में जो पेट्रोल्स दबे हैं उनको भी हम पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं, शेल रॉक से निकालते हैं। इस तरह की तकनीकी हमको अब धीरे धीरे विकसित करनी है, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग समाज में ला सकें, और वो भी सस्ते दाम पे। सर, जिस तरह से सर चाइना जो है ये कहा जाए कि ठेठ भाषा में जो है घर घर गली गली जो है कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं, क्या अपने देश के युवा ऐसा नहीं कर सकते हैं? जी, हमारे देश के युवा भी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, काफ़ी पेटेंट्स बना रहे हैं, काफ़ी इनोवेशंस कर रहे हैं। लेकिन सबसे समस्या है कि उनको फंडिंग नहीं मिल पा रही, उनको इंस्टीट्यूट लेवल पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं। वो जो चीज़ें बना रहे हैं वो देश को दिखा नहीं पा रहे हैं, वो हमारे तक प्रचार और प्रसार नहीं हो पा रहा है। उनको एक पेरेंटिंग जिसको कहते हैं कि गवर्नमेंट उनको उतना प्रोत्साहन नहीं दे पा रही है। गवर्नमेंट फंड तो दे रही है, लेकिन वो जो आदमी है या जो किया है या जो बालक किया है, जो स्टूडेंट बनाए हो प्रोजेक्ट या मॉडल्स, वो उनको उस लेवल तक इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि वो समाज में यूज़ किया जा सके। कुछ टेक्निक्स बना तो लिए हैं, लेकिन वो अभी आधी अचकचे हैं। उनको आगे बढ़ा के, उनको कोई मेंटर दे के उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। जैसे सोलर सेल्स में काम करने के लिए भी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं।
उसके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। चाइना अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीदता है, कोई सामान खरीदता है, फिर उसको देखता है वो कैसे बनाया अमेरिका ने, और फिर उससे बेहतर बना के फिर वो अमेरिका को ही बेच देता है। वो चाहे वो सोलर सेल्स में बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, चाहे वैक्सीन बनाने की तकनीकी में बात करें, चाहे दवाओं में बात करें, हर जगह चाइना पहले अमेरिका से या किसी अन्य देश से चीज़ों को लेकर सीखता है। आप वॉरशिप में देख ले, फाइटर जेट्स में देख ले, वो अमेरिका से पहले चीज़ों को खरीदता था, फिर उसको रेट्रोफिटिंग करके तोड़ फोड़ के बना के देख के उससे बेहतर बना के आज अमेरिका से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा है। वही चीज़ हमें भी करनी होगी, हमको भी सीखना होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट लगाना होगा, और उसके बाद धीरे धीरे हम उससे अमेरिका हो या जापान हो या चाइना हो, उससे भी हम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि पर हमारे पास बौद्धिक संपदा बहुत ज़्यादा है, करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। सर, जिस तरह की बात आपने थोड़ी देर पहले की, जो पेट्रोल की जो है विद्युत सर जो है, इसका कोई ऑप्शन सर, नया आविष्कार कुछ, जैसे आजकल देखने को मिल रहा है जो लीड बैटरी और लिथियम बैटरी जो है, और पेट्रोल पे खपत को रोकने के लिए जो है इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, इस पर अब नया कुछ होना चाहिए सर, जैसे बसें, कार अब आ रही हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं आ पा रही, जो कि विदेशों में बहुत ही उच्च स्तर पर है इसका जो पैमाना जो है। इसमें देखिए कई चरण में हम काम कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हो जानी चाहिए थी काफ़ी दिनों पहले ही। पहला है कि हम इंजन्स में मॉडिफिकेशंस करके एफिशिएंसी माइलेज बढ़ा सकते हैं। वो काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन बहुत धीमे हुआ है। भारत 6, भारत 7 ये सब तकनीकी इंजन की मॉडिफिकेशंस या फ्यूल में मॉडिफिकेशंस काफ़ी पहले हो जाने चाहिए, वो अब हो रहे हैं। इसके कारण से हमारा एटमॉस्फेयर भी बहुत पोल्यूटेड हो चुका है, और माइलेज और ये सिर्फ एफिशिएंसी की कमी के कारण से पेट्रोल हमने बहुत ज़्यादा उड़ा दिया है, जला दिया है, दोबारा नहीं मिल सकता। बाकी बचा पेट्रोल को हटा के कुछ लाना, तो वो वैकल्पिक व्यवस्था होगी। अगर पेट्रोल नहीं है तो कहीं ना कहीं से हमें ऊर्जा लेके आनी पड़ेगी। अब वो सोलर ड्रिवन हो या सोलर ड्रिवन पावर प्लांट से बैटरी रिचार्ज करके हमने अपनी गाड़ियों को चलाएं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे आप बोलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी हमको देखिए बहुत से काम करने होंगे। एक तो है जो बैटरी, जिसमें हम ऊर्जा स्टोर करते हैं, क्योंकि हमारी कार और ट्रेन में अंतर होता है। इस ट्रेन को हमेशा पावर मिलती रहती है तार से, लेकिन हमारी कार और इस चीज़ें उसमें बैटरी भीतर रखना पड़ता है। उस बैटरी को इतना एफिशिएंट बनाना है कि उनका वजन कम हो, लेकिन उसके पास स्टोरेज करने की क्षमता ज़्यादा। तो अब उन स्टोरेज में एक लेड एसिड बैटरी आती है, जो कि उसका वजन बहुत ज़्यादा है, पावर डिलीवर करने की कैपेसिटी है, लेकिन उसका वजन के कारण वो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब वजन ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर आगे ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगी व्हीकल हमारी गाड़ी में। तो उसके जगह पे हमने लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ किया, जिसके कारण से वजन तो घट गया। लिथियम बैटरीज ज़्यादा तेज़ी से चार्ज भी होती हैं, वजन कम है, छोटे हैं, कम्पैक्ट हैं, एनर्जी डेंसिटी हाई है। लेकिन लिथियम की बैटरीज कॉस्टली बहुत है। अगर हम देखते हैं लेड एसिड बैटरीज के कंपैरिजन में लिथियम बैटरीज बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। अब हमको ये देखना है कि लिथियम को इस तरीके से प्रोसेस करके एनोड और कैथोड के रूप में बैटरी बनाई जाए, जो छोटी ही ना हो, सस्ती भी हो, जिससे कि धीरे धीरे हम हर व्हीकल में बैटरी लिथियम की लगा सकें। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि हमें चार्जिंग स्टेशंस बनाने होंगे। जैसे पेट्रोल पंप है, उसी तरह से बैटरी को चार्जिंग स्टेशंस बनाने होंगे। चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे तो पेट्रोल भराने में हमको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगता था, लेकिन चार्ज करने के लिए कम से कम हमें 10 मिनट से आधे घंटे टाइम चाहिए। तो अब हमको इस तरह की बैटरीज बनानी होंगी जो कि सबसे कम समय में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग ले। इन तकनीकी हमारे पास है, हमारे पास जानकारी है, हमारे पास रिसर्च के डेटा है, लेकिन उस डेटा को इंटरप्रेट करते हुए उस तरह के बैटरीज को डिज़ाइन करना, अब ये कम से कम 10 साल लगेंगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है, लेकिन उनको कमर्शियलाइज करके मार्केट में उतारने के लिए हमारे पास काफ़ी समय लगेगा। और अगर हम रिसर्च को प्रोत्साहन दें, फंडिंग करें, मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये कि बैटरीज को कैसे फास्ट चार्जिंग या पावर डेंसिटी उनकी कैसे बढ़ाई जाए। क्या लिथियम आयन बैटरी ही खाली काम कर सकती, क्या और कोई बैटरीज हमारे पास नहीं है? तो ऐसा नहीं कि बैटरी, बहुत तरह की बैटरीज हैं हमारे पास, उनके विकल्प देखे जा सकते हैं, उनको भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि लिथियम बैटरीज का भी एक लिमिटेशन होंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चार्ज नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी से चार्ज करेंगे, हैवी करंट से चार्ज करेंगे, तो उनकी लाइफ स्पैन घट जाएगा।
जो बैटरी को 1 साल चलना है वो 1 ही महीने में खराब हो जाएगा। तो ये होगा कि बार बार हम बैटरी बदलते रहेंगे तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फिर बढ़ जाएगा। हमें तो देखना है कि हमारे जनता को सबसे सस्ते में सबसे बेहतर मिले। तो ये टेक्नोलॉजी को अभी भी हमें इवॉल्व कराना है, ऑप्टिमाइज बनाना है। सर, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के लिए राजनेताओं को कौन सी अहम भूमिका निभानी चाहिए जिसमें जो है विद्यार्थी जो आगे बढ़ सके और देश में जो है अपनी जो है अपना योगदान दे सके देश के लिए? इस मामले में हम मानते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलपमेंट। सबको प्रोत्साहित करते थे, भाई पढ़ो, कुछ करो, कुछ सपना देखो और साइंस के जगत में आगे बढ़ो। तो जितने भी राजनेता आ रहे हैं उनको ये देखना होगा कि देश का विकास सिर्फ साइंस के रास्ते ही है। वो चाहे आप बैटरी बना लें, चाहे ड्रग्स बना लें, दवाइयाँ बना लें, वैक्सीन्स बना लें, कंप्यूटर बनाएं, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स बनाएं, उसके भीतर के जितने वो आइटम्स हैं, पार्ट्स हैं, चाहे मॉनिटर हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे उसके चिप्स हो, मोबाइल फ़ोन हो या उसकी स्क्रीन हो, डिस्प्ले हो। अब हम देख रहे हैं कि हर चीज़ साइंस से जुड़ा हुआ है, चाहे वो फिजिकल साइंसेज हो या केमिकल साइंसेज हो या मटेरियल साइंसेज हो। इन्हीं को अगर हम बढ़ावा अगर नहीं देते हो, इवन मेडिकल साइंस को भी हमें बहुत बढ़ावा देना है। तो अपने स्टूडेंट्स, अपने युवाओं को यही है कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट्स के लिए प्रोत्साहित करें, उनको उसी में बढ़ावा दें, तभी देश प्रगति करेगा। सर, ऐसे भी इस देश में जो है एक से एक IIT, यहाँ के IIT के बच्चे जो विदेशों में जाते हैं सर, लेकिन सरकार कुछ ऐसा नहीं कर पाती है जिनसे उन विद्यार्थियों को यहाँ रोका जाए। उनको जहाँ पैकेज अच्छा मिलता है वो तुरंत ही विदेश चले जाते हैं, अब विदेश का सपना देखने लगते हैं। सर, इनको साकार करने के लिए, उनको रोकने के लिए सरकार को या राजनेताओं को उपाय इसको निकालना चाहिए। सर, इसमें क्या करना चाहिए? कुछ तो उपाय बन सकते हैं, काफ़ी कुछ है। और दूसरा है कि हमें अपने देश को वापस करने के लिए एथिकल मोटिवेशन होना चाहिए कि हम देशभक्त हो। अगर देशभक्ति जग जाती है, लोग विदेश, ऐसा नहीं कि विदेश जाना बहुत खराब चीज़ है, विदेश जाइए, आप सीखिए और पढ़िए और आगे बढ़ने की सोच से वहाँ से सीख के वहाँ पे आप 100 गुना सीखें तो आप देश में आके उसको 1000 गुना और बढ़ा के देश को वापस कर सकते हैं। इसमें सरकार प्रोत्साहित कर सकती है, बता सकती है, पैसा दे सकती है, फंडिंग कर सकती है रिसर्च करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। अब कोई जबरिया कोई कानून तो नहीं बनाया जा सकता आज के ज़माने में। लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है कि भाई जहाँ से आप उठे हैं उस धरती को भी आप धन्यवाद करें। और एक बार जब अपनी धरती फिर से गोल्डन उसमें फ्लरिशिंग स्टेट में पहुंच जाएगी, जब टेक्नोलॉजी और हर चीज़ एक साथ एक जो ग्लोबल लेवल पे फ्लो हो रहा है, जैसे अमेरिका हमारे से 40 से 50 साल ज़्यादा रिसर्च में एक्टिव है, ज़्यादा आगे है, तो वहाँ से जाके चाइना से, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से हम अगर सीख के आते हैं और अपने देश को भी उसी के समकक्ष बना देते हैं या उससे बेहतर बना देते हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। कोई भी आदमी कहाँ भी जाके नौकरी करेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अभी ये ज़रूरत है कि हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं जो बाहर गए हैं वो वापस आएँ और अपने देश को आगे बढ़ाएं। ऑफकोर्स हमारे पास टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, फैक्ट्रीज, हमारे पास इंडस्ट्रीज बहुत है। लेकिन ये है कि इनके रहने से नहीं, इनके भीतर जो काम करता है, एसेट्स, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मैन पावर है, जो कि इंटेलेक्चुअल दिमाग है, वो अगर नहीं रहेगा, इनका डेवलपमेंट फर्दर नहीं होगा। इसी के कारण हम देख रहे हैं हमारे पास हर चीज़ होते हुए भी अभी भी हम बहुत विकसित नहीं हो पा रहे हैं। सर, आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हैं सर, वहाँ पे कोई ऐसा विद्यार्थी जो आपका जो है विद्यार्थी रहा हो जो किसी चीज़ का आविष्कार किया हो, जिसको प्रोत्साहन मिला हो या ना मिला हो? जी, हम लोग काफ़ी कुछ इसी दिशा में काम कर रहे हैं। फंडिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी लिखा है और उस पर विचार चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। जल्द ही हम लोग सोचते हैं कि वो फंड हम लोग को मिल जाएगा और उस नॉवेल दिशा में रेयर अर्थ के एक्सट्रैक्शन एप्लीकेशंस। रेयर अर्थ एक ऐसा विषय आज के ज़माने में हो चुका है
जो कि केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग दोनों को जोड़ता है। केमिकल इंजीनियरिंग में है कि केमिकल्स को प्रोड्यूस करना, उनको यूज़ करना, उनसे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना। केमिस्ट्री है वो उनके बिहेवियर को बताती है। सो रेयर अर्थ खुद में इतने रेयर हैं, कुछ ही देश में वो मिलते हैं। 17 एलिमेंट्स के आसपास ये हैं जो कि आज के ज़माने में हर जगह यूज़ होते हैं। वो बैटरी बनाने में हो, चाहे सेंसर में हो, चाहे दवा में हो, चाहे वो MRI में हो, चाहे वो मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, सुपर मैग्नेट्स या परमानेंट मैग्नेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह उनका इस्तेमाल है। ये रेयर अर्थ जो आज के ज़माने में ट्यूबलाइट्स में, CFLs में, आपके LEDs में, ल्यूमिनेसेंस में, हर जगह, वो आज के ज़माने में कहीं भी हम नहीं कर सकते कि रेयर अर्थ का इस्तेमाल नहीं है। ये 16-17 एलिमेंट्स का ऐसा यूज़ है कि वो हम इसको अब ख़त्म नहीं कर सकते। इसके कारण से आज हमारे देश में रेयर अर्थ का डिपॉजिट बहुत कम है। 2 ही 3 देश विश्व में पाए जाते हैं जिसके पास ये रेयर अर्थ के डिपॉजिट काफ़ी मात्रा में पाए जाते, प्रचुर मात्रा में। एक तो अमेरिका है, दूसरा है चाइना। चाइना के पास सबसे ज़्यादा विश्व में रेयर अर्थ के भंडार हैं और उसी के चलते उन्होंने तकनीकी में काफ़ी कुछ अपने विकास किया है। छोटे छोटे आपने देखा होगा ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स में बहुत हाई स्पीड की मोटर लगी हुई होती है जो कि बैटरी से चलती है। उस मोटर को साइज को रिड्यूस करने के लिए उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए। उस मैग्नेट को बनाने के लिए हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के न्यूक्लियम का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हर यूरोपियम का हम डोपिंग करते हैं लाइट सोर्सेज में। ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये रेयर एलिमेंट्स हैं, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, जिसके कारण वो प्रगति इस फील्ड में ज़्यादा किए हैं। हम कर भी सकते हैं तो हमारे पास इतना ज़्यादा रेयर अर्थ का डिपॉजिट नहीं है। ये देखना है कि जो हम रेयर अर्थ हमारे पास है उसी को प्रोसेसिंग और रीप्रोसेसिंग, रीयूज करके हम अपने को समस्याओं से बचाते हुए अपने को डेवलपमेंट के रास्ते पर दौड़ा सकते हैं। अगर हम उस रेयर अर्थ को मिसयूज करते हैं या बिखेर देते हैं या फेंक देते हैं, रीयूज नहीं करते, रिसाइकिल नहीं करते हैं, तो फिर हमको अमेरिका के सामने या चाइना के सामने हाथ फैलाना होगा कि भाई हमें ये कैटलिस्ट चाहिए, ये सेंसर्स चाहिए। वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, जैसा उनकी तकनीकी हो सकता है कि लड़ाई झगड़े के समय में, माहौल में वो हमको न दे। तो इसलिए हमको आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने ही जो रेयर अर्थ के भंडार हैं उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, रिसाइकिल हो करके, जिससे कि हमें किसी और के ऊपर निर्भर न करे। अफ्रीकन कंट्रीज के पास भी हैं लेकिन वो अभी उतने सक्षम नहीं हुए हैं वो निकाल के किसी को दे भी सके। तो 1-2 देशों के ऊपर अगर हम लोग बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट जो होगा वो एकदम से रुक जाएगा। जब वो देंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो जो ये देखना है कि हमारे पास जो है उसी से कैसे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे चला जाए, और उसी को संचय भी करना है। यूज़ करने के बाद फिर अपने पास उसको रिकलेक्ट कर लेना है रिसाइकलिंग की प्रोसेस से। तो इसी विषय में मैं भी शोध काफ़ी कर रहा हूँ और इसी के उसमें मैंने प्रोजेक्ट भी डाला है। हो सकता है कि आगे हम लोग काफ़ी कुछ काम कर सकें। और इसी विषय में काफ़ी कुछ मैंने काम किया है गीतम यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में भी, और उसमें UGC की ओर से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नई दिल्ली की ओर से हमको फंडिंग में मिला था और उस पर हम लोग काफ़ी कुछ काम किया। उस पर शोध पत्र भी काफ़ी पब्लिश किए, उस पर रिसर्च स्टूडेंट ने 1-2 स्टूडेंट ने PhD भी जमा किया। तो वो काफ़ी कुछ पॉजिटिव आउटकम आया कि कैसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं यूरोपियम और अदर एलिमेंट्स जो रेयर अर्थ के पाए जाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। नमस्कार सर।